नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। सामान्य ज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट जो है प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, और सेट 8 है, ये 7 हम ऑलरेडी बना चुके हैं और इसमें से फंसने की जो चांसेस है बहुत ही ज़्यादा हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यूपीट्रिपलएससी, पीईटी, लेखपाल, आपका हो गया यूपीएसआई, पुलिस, एसएसजी, जीडी, बहुत सारे जो आपके एग्जाम है जिसमें भी जीके पूछा जाता है, उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर जो है फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था? कौन सा इनमें से कर है जो कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था? सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। खराज एवं खुम्स, या फिर आप जजिया एवं जकारात, या फिर सर्ब जो सिंचाई कर है, या ये सभी? तो देखिए याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने ये सभी जो है कर इसने लगाया था। ठीक है, सर्ब को क्या कहते हैं? हक ए सर्ब भी कहते हैं, हक ए शर्ब। ठीक है, ये सिंचाई कर है। ये सभी जो कर हैं ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए थे। नेक्स्ट बात करेंगे, 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के पश्चात सर्वप्रथम, याद रखेंगे, सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? सबसे पहले ये जो है कौन से आंदोलन में भाग लिए दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद? चंपारण, बारदौली, खेड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएं। तो देखिए दोस्तों, भाग लिए आप सभी लोग जानते हैं चंपारण में, और कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। चंपारण कहाँ है दोस्तों? ये बिहार का एक जिला है। ठीक है, बिहार आंदोलन है ये। और राजकुमार शुक्ल जी, राजकुमार जो शुक्ल जी थे, इन्होंने जो है इसमें इनको निमंत्रण दिया था गांधी जी को। और ये जो चंपारण था ये 3 कठिया या फिर नील की खेती, अब जानते हैं, ये सबसे रिलेटेड था। प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, खजुराहो में मंदिरों का जो निर्माण है वो करवाया था, मतलब किसने करवाया था ये आपको बताना है। छत्रसाल ने, मतलब छत्रसाल ने, या फिर परमार वंश के राजाओं ने, चंदेल वंश के राजाओं ने, या फिर राजा भोज ने? किसने करवाया था खजुराहो में मंदिरों का निर्माण? सभी लोग बताएं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए, निर्माण जो करवाया था वो करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और कुछ नाम याद रखेंगे, जैसे कि धंग और गंड नामक जो नाम है, ये शासकों का जो चंदेल जो वंश के राजा हैं उनके लिए उल्लेखनीय जगह का नाम है। मंदिरों का निर्माण याद रखेंगे 950 ईस्वी से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच मंदिरों का जो निर्माण किया गया है। और मध्य प्रदेश के कुछ स्थान हैं, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश का जो स्थान है छतरपुर जिले में दोस्तों ये सब जो मंदिरें बनाई गई हैं। और ये मंदिर जो है हिंदू और जैन धर्म से जो है संबंधित हैं ये सभी मंदिर। नेक्स्ट बात करेंगे, दक्षिण भारत में चोल राजवंश के संस्थापक कौन था? दक्षिण भारत में जो चोल राजवंश है उसका संस्थापक कौन था? करिकाल, परांतक, राजराज, या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे। देखिए, दक्षिण भारत में चोल राजवंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर होगा। ठीक है, जो संस्थापक थे उनका नाम याद रखेंगे दक्षिण भारत में चोल वंश का। तो दोस्तों नाम है विजयालय। ठीक है, नाम याद रखिएगा। और ये 848 में दोस्तों जो है इस राजवंश की जो है स्थापना हुई है। और जो ये दिया है करिकाल ना, ये संगम वंश का है, याद रखेंगे, संगम वंश का ये शासक था, संगम वंश का। नेक्स्ट बात करेंगे, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाने स्थापित करने की जो है अनुमति दी? किस मुगल सम्राट ने दिया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या फिर औरंगजेब ने? किसने दिया था दोस्तों? याद रखेंगे। तो ये जो दिया था वो दिया था दोस्तों जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। और ये सन याद रखेंगे। पहले तो सर थॉमस रो का नाम याद रखिए। थॉमस रो जो है 1615 ईस्वी में दोस्तों राजा जेम्स जो हैं उनका जो है ये दूत बनकर आया था भारत। और जहांगीर ने दोस्तों सूरत यानी कि गुजरात में दोस्तों जो है
स्थापित करने का कारखाने अनुमति दी। तो यहाँ पर नेक्स्ट बात करेंगे व्यापार और कारखाने स्थापित करने की। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया। कौन सा अंतिम अधिवेशन था जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या फिर अमृतसर अधिवेशन 1919? सभी लोग बताएंगे। तो देखिए 1919 जो अमृतसर वाला है, अमृतसर अधिवेशन 1919 यही है जिसमें अंतिम बार जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने भाग लिया। बाद में जो है अगस्त जो है 1920 में जो है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1920 में इनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की, ये भी याद रखेंगे। आता है कि कौन नहीं किया था, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जीवन का अंत कैसे हुआ, सुमेलित कीजिए। मतलब ये बोल रहा है कि इसमें से जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर जो नेता हैं या फिर कोई भी चर्चित व्यक्ति हैं, उनका जो है अंत जीवन का कैसे हुआ है वो आपको सुमेलित करना है, यानी ए दिया है बी सी डी। तो इसमें से दोस्तों आपको ए में कैसे वो मरे थे, 2 में या 3 से मरे थे मुठभेड़ में, या फिर जो है कल्पना दत्त जो है, यहाँ पर कल्पना दत्त वाला गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आजीवन कारावास, आजीवन कुछ उल्टा सीधा यहाँ पर हो गया है। चलिए अब देख लेंगे क्या चीज़ें इसमें गड़बड़ हुई हैं। तो पहले देखते हैं कि जिन लोगों को आ रहा है वो बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे कौन सा इसमें से जो है राइट है। तो देखिए जतिन दास जी की मृत्यु, अब सब में मैं सुमेलित कर रहा हूँ। जतिन दास जी की जो मृत्यु हुई है वो हुई है भूख हड़ताल से। तो पहला का दूसरा यानी ए का 2 होना चाहिए, तो बी में है और सी में है। ए का जो है 2 होना चाहिए, बी सी में है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु आप जानते हैं मुठभेड़ के दौरान आत्महत्या, अपने आप को गोली मार दिए थे। ठीक है, ये हो गया। और भगत सिंह को आप जानते हैं कि फांसी हुई थी। भगत सिंह को ये कल्पना दास की जगह पे फांसी। ठीक है, तो भगत सिंह जी को यहाँ पर जो है फांसी हुई थी और कल्पना दत्त को क्या हुआ था, आजीवन कारावास। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो ये कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, पहला का ए का जो है 2, ए का 2 दोनों में है। फिर उसके चंद्रशेखर आजाद 3, 2 का 3। ठीक है, ये भी बी का। भगत सिंह का 4 रहना चाहिए, तो 4 ये ऑप्शन नंबर बी। ये 4 वाला तो मैंने ही गड़बड़ कर दिया था। चलिए ठीक है, याद रखेंगे किसका मृत्यु कैसे हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 1857 की क्रांति के निम्न नेताओं में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। किसका नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था, ये आपको बताना है। कुंवर सिंह का, नाना साहेब का, तात्या टोपे का या फिर मंगल पांडे का? किसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग? सभी लोग बताएं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए जो पांडुरंग नाम है वो जो है नाम है राइट आंसर तात्या टोपे का। दोस्तों तात्या टोपे का जो नाम है पांडुरंग नाम है, मतलब कि रामचंद्र पांडुरंग जो है इनका वास्तविक नाम है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी 1651 ईस्वी में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बता दे रहा है सन भी कि 1651 ईस्वी में जो है बंगाल में जो हुगली नदी है उसके किनारे फैक्ट्री स्थापित किया। तो इसमें बताना क्या है आपको दोस्तों, ये जो है इससे रिलेटेड कौन है ये आपको बताना है। मतलब कि यहाँ पर आपको बताना है कि स्थानीय किसानों ने नील खरीदकर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, मतलब ये क्यों किया है आपको बताना है। बी में आपको बता रहा है कि आधार स्थापित करने के लिए, जहाँ मतलब क्यों ये किया था ये आपको बताना है। ठीक है, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1651 में बंगाल में जो है हुगली नदी किनारे जो फैक्ट्री स्थापित किया था, ये क्यों किया था। आधार स्थापित करने के लिए जहाँ से फैक्ट्री अपना कार्य चलाए, या फिर इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए, या फिर आपका डी में मसालों को खरीदकर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए। तो देखिए एक चीज़ जो है यहाँ पर आधार स्थापित करने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे आप बी,
तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 ईस्वी में जो बंगाल में जो है हुगली नदी के किनारे जो ये फैक्ट्री स्थापित किए थे, वो एक आधार स्थापित करने के लिए किए थे जहां से फैक्ट्री अपना कार्य जो है चलाए। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? कौन है जिसने सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा? जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, या फिर आरसी मजूमदार, या फिर सैयद अहमद खां? तो दोस्तों देखिए, कार्ल मार्क्स ने जो है 1857 विद्रोह को जन विद्रोह कहा है, जन विद्रोह का है, सिपाही विद्रोह नहीं कहा है। ठीक है, इसे स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया, जबकि जॉन लॉरेंस और जो है आरसी मजूमदार या फिर सैयद अहमद खान ने इसे सिपाही विद्रोह माना। वीडी सावरकर ने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया। वीडी सावरकर जो है वो कह रहे हैं स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। और ये यहाँ पर हमको याद रखना है कार्ल मार्क्स का नाम। नेक्स्ट बात करेंगे, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, नील, सिंधु, कांगो? सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों जो सबसे लंबी नदी है वो है अमेजन। अमेजन दोस्तों जो है ये सबसे लंबी नदी है। अगर बात करें अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों स्थित है। अमेजन जो है जो नदी है उसका याद रखेंगे, लंबाई जो है 62-80 जो है इसकी लंबाई जो है किमी में है। ठीक है, और जो अपवाह जो क्षेत्र है वो है आपका 70-50 हजार। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 50,000 हो गया, लाख, 10 लाख, यानी कि 70,50,000 जो है वर्ग सेमी जो है इसका अपवाह किमी में, सॉरी सेमी कह रहे हैं, किमी दोस्तों जो है इसका जो है क्या है, अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, इसमें फैला हुआ है। अमेजन जो है द्रोणी के वनों में जो है वालसर नामक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है। वालसर नामक जो है विश्व की सबसे, ये भी पॉइंट याद रहेंगे, वालसर नामक दोस्तों जो है विश्व की सबसे हल्की लकड़ी होती है जो कि अमेजन के द्रोणी के जो है वनों में पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे ये सब पॉइंट। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? अब तो सभी लोग बता देना चाहिए कौन सा इनमें से दर्रा है जो कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। जोजील, बनिहाल, लिपुलेख या फिर काराकोरम? तो याद रखिएगा बानिहाल जो है या फिर बनिहाल जो दर्रा है यह जो है शेष कश्मीर को जो है शेष भारत से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। याद रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर राज्य के दोस्तों दक्षिण पश्चिम में स्थित इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है दोस्तों। और जवाहर सुरंग भी बनिहाल दर्रे में स्थित है, ये भी याद रखेंगे। जवाहर जो सुरंग है वो भी बनिहाल दर्रे में ही स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ग्रहों की गति को बताने वाले नियम को क्या कहा जाता है? ग्रहों की गति को बताने वाले जो नियम है उसको क्या कहते हैं? न्यूटन का नियम, केपलर का नियम, या फिर आओगाद्रो का नियम, या फिर आप डिमार्गन का नियम? सभी लोग बताएंगे। ये कहा जाता है दोस्तों केपलर का नियम। ठीक है, केपलर का नियम कहते हैं ग्रहों की जो है गति को बताने वाला जो नियम है इसको कहते हैं केपलर का नियम। ठीक है, केपलर के नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य की दीर्घा वृत्ताकार क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं। जॉन केपलर यानी जर्मनी के ये गणितज्ञ और प्रसिद्ध जो है खगोल जर्मनी के थे। ठीक है, जर्मनी के थे और इनका नाम है जॉन केपलर, गणितज्ञ थे और प्रसिद्ध खगोल विद्वान थे, विद्य थे। नेक्स्ट बात करेंगे, समुद्र में ज्वार भाटे का कारण क्या है? चंद्रमा का आकर्षण, सूर्य का आकर्षण, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताएंगे। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ज्वार भाटा तो आपको याद ही रखना चाहिए कि ज्वार भाटा का कारण क्या होता है, सभी लोग बताएंगे। तो देखिए ज्वार भाटा का कारण जो होता है चंद्रमा सूर्य का आकर्षण होता है। ठीक है, पारस्परिक जो है गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण शक्ति है, तो इसके कारण ज्वार और भाटा आता है। ठीक है,
ए बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री जल के ऊपर आने को ज्वार कहते हैं और नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। चंद्रमा के आकर्षक शक्ति से दोस्तों जो है समुद्र पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे, काटो जलाओ कृषि का मतलब क्या है। काटो और जलाओ कृषि का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। गन्ने की फसल उगाने का तरीका, या फिर वननाशन प्रक्रिया, सिंचाई रहित कृषि, या फिर झूम खेती। तो दोस्तों काटो जलाओ कृषि जो है इसको कहते हैं झूम खेती। याद रखेंगे, झूम खेती एक जो है आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें क्या कहते हैं, पहले वनों एवं वनस्पतियों को काटकर जला दिया जाता है और भूमि को उपकरणों से साफ कर बीज बो दिया जाता है। याद रखेंगे, काटो जलाओ कृषि जो है ये झूम खेती से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्टैगफ्लेशन से जो है क्या तात्पर्य है। स्टैगफ्लेशन से क्या तात्पर्य है आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है। गतिहीन जो है स्थिति होता है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। इससे क्या तात्पर्य है, विस्फीति के साथ बेरोजगारी, प्रसार के साथ बेरोजगारी, प्रसार एवं पूर्ण रोजगार, या फिर विस्फीति एवं पूर्ण रोजगार। सभी लोग बताएंगे। तो देखिए स्टैगफ्लेशन जो है गतिहीन जो स्थिति है कि स्थिति में प्रसार के साथ जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, अर्थात अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्रसार के साथ जो बेरोजगारी है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इस स्थिति में दोस्तों क्या होता है, कीमतें बढ़ती हैं तथा बेरोजगारी, महंगाई आदि अर्थव्यवस्था में अपनी जो है जड़ें जमा लेती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं। जीएसटी परिषद में दोस्तों कितने सदस्य हैं, सभी लोग बताएंगे लिख करके। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य हैं, 23, 13, 33 या फिर 35। तो दोस्तों राइट आंसर याद रख लीजिएगा 33। जीएसटी कब से लागू है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे जीएसटी जो है कब से लागू है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी संस्था जो है वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है। कौन सी इनमें से संस्था है जो कि वर्ल्ड बैंक के नाम से जानी जाती है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर यूनिसेफ, आईएफसी, कौन जाना जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एवं डेवलपमेंट, ये जो है इसको साधारण भाषा में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 1945 में दोस्तों की गई है। इसका जो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है, आप सभी लोग जानते ही हैं। और अगर बात करें यह विभिन्न देशों के विकास हेतु ऋण प्रदान करता है, ये भी आप जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। नियत विदेशी मुद्रा की दर को कौन बदल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, वित्त मंत्रालय, या फिर एफआईपीबी। देखिए नियत विदेशी मुद्रा की दर को जो बदल सकता है वो आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक कर सकता है। याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण भी करता है। 1 अप्रैल आप जानते हैं 1935 स्थापना। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। फिर से पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। भारत की समेकित निधि में से, ठीक है, राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री, वित्त आयोग, या फिर योजना आयोग। सभी लोग बताएंगे। तो दोस्तों ये जो कर सकता है वो कर सकता है वित्त आयोग। वित्त आयोग यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के लिए जो सिद्धांतों पर जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है। वित्त आयोग का जो गठन अनुच्छेद है वो है 280, याद रखेंगे। इसके तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे,
शिक्षा के अधिकार के तहत जो है 86वें जो संविधान संशोधन जो है द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु या जो बालक हैं उनको मुफ्त शिक्षा हेतु संविधान में कौन सा अनुच्छेद शामिल है? संविधान में कौन सा अनुच्छेद दोस्तों शामिल है? 21 का ए, 19 का ए, 24 का ए या फिर 25 का ए? सभी लोग लिख करके बताएंगे। तो देखिए शामिल है दोस्तों आपका 21 का ए। 21 में काफ़ी कुछ है, ठीक है। 21 का ए है दोस्तों भारत में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, जो ये भी याद रखेंगे 2009 में दोस्तों ये पारित किया गया और 1 अप्रैल जो है 2010 से दोस्तों ये लागू है। नेक्स्ट बात करेंगे, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? अभी ये तो हो ही चुका है, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए किसको सौंपता है। थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। तो ये किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को अभी डिस्कस किया हमने, ठीक है। वित्त आयोग दोस्तों एक संवैधानिक संस्था है जिसका निर्माण अभी मैंने बात किया कि 280 अनुच्छेद में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा ये गठन होता है। आप जानते हैं यह केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्तीय संबंधों के जो विषय है उस पर सिफारिश करता है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के लिए गठित होता है, ये भी जान लीजिए, और राष्ट्रपति गठित करता है, जिनमें जो है 1 अध्यक्ष होता है और 4 जो होते हैं वो जो है मेंबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग बताएंगे। संविधान निर्मात्री जो सभा था उसके अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग बताएंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर भीमराव अम्बेडकर जी? तो देखिए इसका जो अध्यक्ष थे दोस्तों संविधान निर्मात्री सभा के, सभी लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गलती सभी लोग अम्बेडकर जी लगाते हैं, लेकिन है कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जबकि पहले वह अस्थायी अध्यक्ष जो है, मतलब ये स्थायी अध्यक्ष बने। इससे पहले कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है, सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है ये थे अस्थायी सदस्य, ठीक है। तो ये फिर सदस्य जो है स्थायी बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट बात करेंगे, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में क्या होगा? अगर दोनों में द्वंद्व हो जाता है समवर्ती सूची में तो क्या होगा? तो जो कानून पहले पारित हुआ है वह प्रभावी रहेगा, राज्य का कानून प्रभावी रहेगा, केंद्र का कानून प्रभावी रहेगा, दोनों कानून निष्प्रभावी रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछ लेगा तो एग्जाम में कई लोग टें बोल देंगे। देखिए याद रखिए, समवर्ती सूची दोनों विषय राज्य और केंद्र दोनों के हैं, और अगर द्वंद्व होता है तो केंद्र का जो है जो रहेगा नियम, जो कानून रहेगा वो प्रभावी रहेगा। अर्थात अगर बात करें तो केंद्र द्वारा जो बनाया है वो मान्य रहेगा, ठीक है। तो जीतेगा केंद्र वाला ही। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रथम राज्यसभा के गठन का गठन जो है किस वर्ष हुआ? का यहाँ पर चाहिए, प्रथम राज्यसभा का जो गठन है वो किस वर्ष हुआ दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 1949, 52, 47, 50? याद रखिएगा 3 अप्रैल 1952 में दोस्तों जो है प्रथम राज्यसभा का दोस्तों यहाँ पर गठन हुआ। और राज्यसभा संसद का दोस्तों उच्च सदन इसको कहते हैं, और एक जो है ये स्थायी सदन है, इसके सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का दोस्तों यहाँ पर होता है। इसके 1/3 जो है 1/3 जो सदस्य हैं वो प्रति दूसरे वर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब 2 साल जो पहला दूसरा साल जो आएगा तो ये अवकाश ग्रहण कर लेंगे, और तथा इनकी जगह पर नए सदस्य को चुन लिया जाता है। 52 याद रखिएगा 3 अप्रैल। नेक्स्ट बात करेंगे, वाहनों के पार्श्व दर्पण में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के पार्श्व दर्पणों में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल, अवतल, समतल या फिर उल्टा? सभी लोग बताएंगे। उत्तल, अवतल, समतल या फिर उल्टा? तो देखिए जो साइड मिरर या फिर कहते हैं पार्श्व दर्पण को, तो वाहनों का जो साइड मिरर है उसमें प्रयोग जो होता है दोस्तों उत्तल प्रकार का दर्पण, उत्तल प्रकार का दर्पण जो है उपयोग होता है दोस्तों, याद रखेंगे। और इस दर्पण द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो छोटा बनता है, उल्टा एवं वास्तविक बनता है, याद रखेंगे। इससे कौन सा उत्तल दर्पण से क्या बनता है? पहले तो छोटा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है, इसीलिए एम्बुलेंस जानते हैं पीछे लिखा जाता है, इसीलिए ये भी ट्रिक है, सब कोरिलेट करेंगे याद हो जाएगा। और वास्तविक बनता है।
ठीक है, जिससे पीछे से आ रही जो वस्तु है आसानी से इससे जो है देखा जा सकता है, उत्तल याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा प्राणी जगत सबसे बड़ा संघ है, मतलब सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं। कौन सा प्राणी जगत है जिसमें कीट भी सम्मिलित हैं? एनेलिडा या फिर कार्डेटा या फिर आर्थ्रोपोडा या फिर प्लिटी हेमलिथीज, कौन सा इनमें से संघ है या फिर प्राणी जगत है जिसमें जो है जो सबसे बड़ा है, जिसमें कीट भी आते हैं, कीड़े भी आते हैं? तो ये जो है सबसे बड़ा जो है आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत है। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा ये प्राणी जगत है, इसमें जो है कीट भी शामिल हैं। कीटों का बाह्य कंकाल जो काइटिन का बना होता है, ये भी याद रखिएगा। शरीर जो है खंड युक्त होता है, अलग अलग में मतलब जुड़ा होता है। कीटों में दोस्तों 3 जोड़ी पैर यानी कि 6 होते हैं, ये भी याद रखेंगे, 6 पैर होते हैं। जैसे कि अगर बात करें दीमक की और जू की, मतलब सर में जो पड़े होते हैं, ये फिर मच्छर की बात करें, ये सब जो है आर्थ्रोपोडा जो है इसी मतलब इसी जगत के प्राणी हैं या इसी ग्रुप के हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी वस्तु की विराम अवस्था को किस चाल की अवस्था माना जाता है? किसी वस्तु का जो विराम अवस्था है उसको किस चाल की अवस्था मानते हैं? बढ़ती हुई, कम होती हुई, विपरीत या फिर शून्य? देखिए इसको क्या मानते हैं, अगर कोई विराम अवस्था में तो उसको मानेंगे शून्य। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अर्थात अगर बात करें तो गति के प्रथम नियम के अनुसार बात करें तो कोई वस्तु विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहने का प्रयास करेगी, या फिर आप जानते हैं कि नियम इसके अनुसार कोई गतिमान अवस्था में तो गतिमान। तो यहाँ पर बोला विराम अवस्था तो शून्य मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जब तक कि कोई बाह्य उस पर बल नहीं लगता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अस्पताल में ऑक्सीजन नली में ऑक्सीजन के साथ और कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन के साथ जो है ऑक्सीजन नली में और कौन सी गैस होती है? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम? सभी लोग बताएंगे, कई बार ये डिस्कस किया जा चुका है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और जानना भी चाहिए। देखिए ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सीजन नली में जो मिलाया जाता है वो हीलियम मिलाया है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है ये, 30वां क्वेश्चन है, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? जो मधुमक्खियों का पालन होता है उसको क्या कहते हैं? सभी लोग लिख करके बताएंगे। देखिए पीसी कल्चर कहते हैं, सेरी कल्चर कहते हैं, टिश्यू कल्चर कहते हैं या फिर एपी कल्चर कहते हैं? मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं एपी कल्चर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और पीसी कल्चर किसको कहते हैं? सभी लोग बताएंगे, मछलियों के पालन को। सेरी कल्चर किसको कहते हैं? ये सब याद रखेंगे, रेशम के कीट का पालन जो होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। टिश्यू कल्चर किसको कहते हैं? ऊतक संवर्धन को कहते हैं, ऊतक संवर्धन को कहते हैं। तो ये सब याद रखेंगे दोस्तों। 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कितने सारे क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। साथ ही साथ आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और 7 एक्स्ट्रा और हम बना चुके हैं, उसे भी देख लीजिएगा। आगे जुड़े रहिए, आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।